हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक न्यू टॉपिक। और उस न्यू टॉपिक में भी हम आज बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं ना। एग्जैक्टली प्रीवियस सेशंस में भी हमने बात करी है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसे बनाया कैसे जाता है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की और कॉन्वेक्स मिरर के एक और बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को समझने की। और इसीलिए इस लेक्चर में भी बच्चों आज हम बात करेंगे एक बार फिर से कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। एक्चुअली जब हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो कॉन्वेक्स मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है। अब होता यह है कि हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखते हैं, जिसके कारण वो कॉन्वेक्स मिरर सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इमेजेस बना देता है। तो आज के इस लेक्चर में हमें उन्हीं डिफरेंट इमेजेस को समझना होगा। इन शॉर्ट आज के इस लेक्चर में हमें कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को बनाना सीखना होगा। जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स को बनाना सीखा था, याद आया कि नहीं पिछले लेक्चर की कहानी। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, उसके रे डायग्राम्स को हम बनाना सीखेंगे। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि जब भी अपन रे डायग्राम्स बनाते हैं, चाहे वो कॉन्केव मिरर के हों या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर के हों, रे डायग्राम्स को बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे जिनके बेसिस पर हम कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स को बनाते हैं, है ना। तो आज के इस लेक्चर में भी बच्चों मैं आपको सबसे पहले कुछ रूल्स ही पढ़ाऊंगी जिनकी मदद से फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे। ओके, तो ये पूरा बेटा सब कुछ हमें आज ही के इस सेशन में कवर करना होगा। अच्छा, अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, तो इनका कुछ इस्तेमाल भी होता है या बस हम ऐਵੇਂ ही पढ़ रहे हैं कि सिलेबस में है तो चलो पढ़ लेते हैं। नहीं बेटा, ऐਵੇਂ ही नहीं पढ़ रहे हैं। वाकई में दोनों जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, उनका हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमको पता नहीं होता कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कर रहे होते हैं, है ना। और इसीलिए कुछ यूजेस स्फेरिकल मिरर्स के आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, जिसके चलते इस टॉपिक के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बोर्ड एग्जाम में भी सवाल बन जाते हैं 1-2 नंबर के लिए कि बताओ कि कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है ना, लाइक दैट ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बेटा अगर किसी टॉपिक के ऊपर सवाल बन रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उस टॉपिक को तो पढ़ना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना, हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में अपन ये छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस कर ही लेंगे, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ बेटा आज ही के इस सेशन में हमें कवर करना होगा और यही है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे आज कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, और वो भी एकदम डिटेल में जा कर के। ओके, चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे, लेकिन रे डायग्राम्स को बनाने के लिए, है ना, या आप बोल सकते हो कि रे डायग्राम्स को बनाने से पहले कुछ रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। बिना उन रूल्स को फॉलो किए बेटा हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को बना नहीं सकते हैं। तो आ जाओ अपन सबसे पहले रूल्स ही डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई कौन सा नियम हमसे क्या बोलता है। ठीक है, आ जाओ। रूल नंबर 1। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रूल नंबर 1 पढ़ाऊँ, मैं यहाँ पर ना सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेती हूँ। जब तक कि मिरर नहीं होगा सामने बेटा, आगे की कहानी अपन
मतलब पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये मैंने आपके सामने बना दिया है एक सुंदर सा प्यारा सा कॉन्वेक्स मिरर। दिख रहा है सबको ये? अच्छा, मैं ये मान के चलती हूँ बेटा कि तुमको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर ये सब कुछ तुम्हें कॉपी में अपनी ड्रॉ करना आ गया होगा, क्योंकि बेटा ये सब चीज़ें अपन सीख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में, है ना। अपन सब कुछ ये पढ़ चुके हैं। तो वो बच्चा जो पहली बार इस सेशन में आकर के बैठ गया है, मतलब पहली बार इस चैप्टर का ये वाला सेशन देख रहा है ना, और उसको शायद नहीं समझ में आ रहा है कि मैम आपने ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया, तो बेटा उस बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम प्लीज़ जा कर के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, है ना, प्लेलिस्ट बनी होगी चैनल पर, तो तुम इस चैप्टर के अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं तुम एक एक करके सारे सेशंस लगाओ, सारे लेक्चर्स देखो, तब तुम्हारा जो तब जाकर के तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे ना बेटा वो क्लियर हो पाएंगे। अगर तुम पिछले लेक्चर्स नहीं लगाओगे, सीधे इस लेक्चर पर आ जाओगे, तो हो सकता है कि आज के सेशन की कहानी तुम्हें उतने अच्छे से समझ में ही ना आए कि मैम आपने ऐसा क्यों ड्रॉ कर दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। समझ में तभी आएगा जब तुम प्रीवियस सेशंस लगाओगे जाकर के। ठीक है, तो जाकर के बेटा पिछले लेक्चर्स को देखो, तब जाकर के तुम्हें इस सेशन की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगी। तो ये देखो, ये हमने बना दिया है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं काम करती हूँ, यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि ये है क्या, ये है एक कॉन्वेक्स मिरर। और ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। ये देखो, मैं यहाँ पर ना 2 सेकेंड के लिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये दिख रहा है तुमको, रेड कलर है ना। तो ये रेड कलर से बेटा मैं कर क्या रही हूँ, मैं अपने कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। दिख रहा है तुमको, ये है अपने कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि बाहर की तरफ कर्व्ड है, या बोल सकते हो कि इट इज स्लाइटली बल्ज्ड आउट, है ना। तो ये बात बेटा गौर फरमाने वाली है, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना होगा, तब जाकर के जो है अपने आगे की कहानी चल पाएगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। सिर्फ ये मत लिख देना कि मैम कर्व्ड होता है, अरे कहाँ कर्व्ड होता है, ऐसे तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड ही होता है। दोनों ही जो अपने कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स मिरर हैं बेटा, दोनों के ही जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो कर्व्ड ही होते हैं, तभी तो अपन उनको क्या बोलते हैं, अपन उनको कर्व्ड मिरर्स भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, इट इज स्लाइटली बल्ज्ड आउट। ये तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, समझे। चलो अब मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है ना। अब अपन आगे का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अपन, लाइक दिस, सीधी है। चल, और इतना सब कुछ कर ही दिया है तो एक काम करते हैं ना, अब इसका जो पोल है अपने कॉन्वेक्स मिरर का वो भी अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये है पोल, पोल को अपन कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, पोल बना दिया, तो एक काम करते हैं ना, फोकस भी बना देते हैं। ये लो, ये बना दिया फोकस। अब फोकस भी बना ही दिया है तो बचा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी बना देते हैं, उसको बनाने में और क्या शर्म। ये लो, ये भी बना दिया। ठीक है, फोकस को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, प्रिंसिपल फोकस को, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। क्लियर हो गया, सही है, आगे बढ़े। नहीं, आप बोलोगे कि मैम पोल और प्रिंसिपल एक्सिस तो आपने ठीक ठीक बना दी थी, लेकिन ये जो फोकस और ये जो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया ना मैम, ये आपने गड़बड़ बना दिया है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया है प्रीवियस सेशंस में कि कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये दोनों एक्चुअली मिरर के पीछे लाए करते हैं, मिरर के सामने लाए नहीं करते हैं। मिरर के सामने तो बेटा जब अपन बात करते हैं ना कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो मिरर के सामने लाए करते हैं, वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो लाए करते हैं।
इन फ्रंट ऑफ द मिरर या मिरर के सामने होने का मतलब क्या है बेटा, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना उसके तरफ वाला साइड, उसे अपन बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर या मिरर के सामने। लेकिन ये है कॉन्वेक्स मिरर। एकदम दिमाग खोल करके जो ना बेटा सेशन में बैठा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा कि मैम सो रहे हैं लेकिन फिर भी सेशन देख रहे हैं, नहीं, एकदम अटेंटिव तुमको रहना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है और इसका जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये दोनों मिरर के पीछे लाए करते हैं, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर या मिरर के पीछे लाए करने का मतलब क्या है, ये जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना मिरर का, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना उसके साइड में, वो वाले साइड को अपन बोलते हैं क्या, मिरर के पीछे या बिहाइंड द मिरर होना। ठीक है, तो ये जो बनाया था ये गलत बनाया था, इसको हटाना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा भाई, हटो, और ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दोनों कहां लाए करेंगे, मिरर के पीछे। पीछे बोले तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। ओके, चल। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, आप बोलोगे कि मैम फोकस यहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को भी अपन यहीं रख देते हैं मिरर के पीछे। बेटा मिरर के पीछे तुम्हें तुम्हारी शक्ल अगर देखनी होगी तो तुम अपने आप को मिरर के सामने कहाँ रखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर अपना मुंह रखोगे या मिरर के पीछे जाकर के खड़े हो जाओगे कि अब हमारी शक्ल दिखेगी। अरे अगर अपना रिफ्लेक्शन देखना है ना बेटा मिरर में, तुम्हें अगर तुम्हें अपना मुंह देखना है आईने में, मिरर में, तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है ना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसके सामने जाकर के तुम्हें अपने आप को रखना होगा, ऑब्जेक्ट को रखना होगा। मिरर के पीछे रखोगे तो पीछे तो ये क्या है, ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। है ये जो मैंने डिजाइन बनाई है बेटा, ये डिजाइन क्या बताती है, ये डिजाइन बताती है कि ये मिरर का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सिल्वर्ड सरफेस है, मतलब कि ये वो वाला सरफेस है जहां पर सिल्वरिंग करी हुई है, ऊपर से रेड पेंट भी लगाया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन होने से रहा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने का क्या मकसद है तुम्हारा, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता इस बात का, हटाओ इसको यहाँ से। कहाँ रखेंगे, तो नियम ये बोलता है बेटा कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाएगा, बोले तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही रखा जाएगा, कृपा करके उसको पीछे मत पटक देना। ठीक है, उत्साह में आकर के चलो। तो हाँ, तो यहाँ पर अपन रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तभी क्या होगा, इसकी इमेज बन पाएगी। आई बात समझ में, चलो इतना कुछ हमने समझ लिया, तो अब अपन एक काम करते हैं, रूल 1 पढ़ ही लेते हैं, है ना। आप बोलोगे कि मैं कब से पढ़ा रही हूँ, अभी तक आए नहीं रूल नंबर 1। चलो देखो अब आ गया रूल नंबर 1। बेटा नियम 1 ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो इन्फिनिटी पे, या वो भी छोड़ो, नियम नंबर 1 ये कहता है कि जब इंसिडेंट रेस कैसी हो, पैरेलल हो आपस में भी और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी। ठीक है, तो वो पैरेलल इंसिडेंट रे जब कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरेगी, तो जाहिर सी बात है बेटा कि रिफ्लेक्शन होगा। अरे भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के लाइट गिर रही है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा ना। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होने वाला है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपको जाती हुई दिखेगी। अच्छा, ये है क्या, ये है एक कॉन्वेक्स मिरर, बोले तो ये है एक डाइवर्जिंग मिरर। याद आया कि नहीं आया, ये क्या है, तो ये क्या होता है बेटा, ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कि इसका जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जब उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट रेज आकर के गिरती हैं तो रिफ्लेक्शन होता है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को बेटा फैला देता है, डाइवर्ज करवा देता है, बोलता है कि जाओ सिमरन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। कॉनकेव मिरर बिल्कुल उल्टा होता है। कॉनकेव मिरर बोलता है कि नहीं, रिफ्लेक्शन होगा तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ना, उनको मैं एक पॉइंट पर कन्वर्ज करवाने की कोशिश करूंगा। मैं उनको एक मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको मैं एक पॉइंट पर मिलवाने की कोशिश करूंगा, मैं समेट लूंगा उनको, यहाँ वहां जाने नहीं दूंगा। एकदम कंजूस लाला के समान कि जो है ना रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्टेड रेज को कॉनकेव मिरर बोलता है कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, मतलब जाने दूंगा लेकिन यहाँ वहां जाने नहीं दूंगा, मैं सभी को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करवाने की कोशिश करूंगा, मिलवाने की कोशिश करूंगा। और ये बिल्कुल कतई उल्टा होता है उसका। कॉन्वेक्स मिरर ये बोलता है कि नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ ना,
अब जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको जहां जाना है वो जा सकती हैं, उनको हम बिल्कुल भी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रेज को डाइवर्ज करवा देता है बेटा, फैलवा देता है। तो बात ये है कि जो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरेगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, जाहिर सी बात है वो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे ही होगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि वो मानो मिरर का जो फोकस है इस पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही हो। डाइवर्ज तो होगी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस ही है ना ये तो, कि डाइवर्जिंग मिरर है, चाहे किसी भी तरह की लाइट रे आकर के बेटा इंसिडेंट क्यों ना हो जाए इसके ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो डाइवर्ज ही होगी। लेकिन इस केस में ऐसा लगेगा कि मानो कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। आप बोलोगे कि मैम ऐसा कुछ तो रूल आपने पहले भी कहीं पढ़ाया होगा, मैम फ्लैशबैक में जाने का मन कर रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। जब अपन प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर के रूल नंबर 1 की, तो वहां पर अपन ने नियम नंबर 1 कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि जब एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर के कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो मिरर के फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है। याद आया कि नहीं? यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ कॉनकेव मिरर का। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये उसका सपोज पोल हो गया है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये वो आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है ना, और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही है। रिफ्लेक्शन होगा आफ्टर रिफ्लेक्टेड मतलब मिरर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरेगी और रिफ्लेक्शन होगा, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी ना बेटा वो फोकस को क्रॉस करती हुई, ये ठीक से क्रॉस नहीं हो पाई है, फोकस को, अरे हो जाओ भाई, क्या है, फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी। कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल रही है। आई बात समझ में? तो ऐसा ही कुछ नियम यहां भी है। अब यहां पर तो देखो बेटा ऐसा है कि जो भी होगा ना वो मतलब हमें थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ता है, ऐसा मानना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा झूठा टाइप का मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो यहाँ पे हमें चीज़ों को मानना पड़ता है। तो अपन ने क्या माना कि वो इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और जब वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे तो निकल जाती है बिंदास, है ना, रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे निकल जाती है बिंदास डाइवर्ज हो करके। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मानो फोकस से क्या हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो। रुको, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, लाइक दिस। ठीक है, कि ये इंसिडेंट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आकर के गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे निकल गई और देखो डाइवर्ज हो करके निकल गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो वो पीछे फोकस से डाइवर्ज हो रही हो। ऐसा नियम होता है बेटा, मैंने नहीं बनाया, मुझ पे मत गुस्सा करना कि मैम ये क्या फालतू नियम बनाया है। यहाँ पर तो हमें लिटरली वो चीज़ होते हुए दिखती है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लिटरली फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है। मैम यहाँ पर तो दिखता है, यहाँ पर तो क्या है, तो यहाँ पर बेटा तुम्हें मान के चलना पड़ेगा और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ये लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि मानो वो फोकस से डाइवर्ज हो रही हो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसी अच्छी बात पर हम काम करते हैं ना बेटा। एक और रूल नंबर 2 भी पढ़ ही लेते हैं, इतना पढ़ लिया तो फिर रूल नंबर 2 से भी क्या शर्माना, क्या घबराना। आ जाओ, इसको बताने के लिए भी सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा और प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ही देते हैं। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, दूसरा नियम ये बोलता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो मिरर के रिफ्लेक्ट, ओहो हो, यहाँ पर तो मैंने गलती से क्या करा है,
कॉनकेव मिरर बना दिया है बेटा, कॉन्वेक्स बनाना होगा। दिमाग में कॉनकेव घूम रहा था तो कॉनकेव ही बना डाला, कॉन्वेक्स बनाना था, वेरी सॉरी, गलती माफ। चलो लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो दूसरा नियम ये बोलता है बेटा कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरती है और ऐसे गिरती है कि ऐसा लगता है कि मानो वो फोकस की तरफ ही क्या थी, डायरेक्टेड थी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, लाइट रे आकर के उसके ऊपर गिर तो रही है ना, ये जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के लाइट रे तो इंसिडेंट हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे मिरर का जो फोकस होता है ना उसके तरफ डायरेक्टेड होती है। मतलब कि उस लाइट रे को देख करके ऐसा लगता है, उस इंसिडेंट लाइट रे को देख करके ऐसा लगता है कि वो अपने कॉन्वेक्स मिरर के इसका जो फोकस है बिल्कुल उसी की तरफ चली आ रही है, कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर ना होता तो वो लाइट रे जो है इस फोकस को ही क्रॉस करते हुए निकल जाती, बिल्कुल ऐसा लगता है। डायरेक्टेड वर्ड का तुमको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि कहने को तो लाइट रे आकर के गिर रही है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो उसका डायरेक्शन क्या था, कि उसको जाना कहाँ था, उसको फोकस को ही क्रॉस करते हुए निकलना था, कि मानो उसको फोकस को ही जाकर के मिलना था, फोकस को ही उसे क्रॉस करना था। मतलब कि उसके जाने का डायरेक्शन क्या था, फोकस की तरफ। मैं ना इसको ड्रॉ करके बता दूं तो आपको मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। दूसरा कलर लाइक दिस, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक कर रही है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये मानो जा कहाँ रही है, फोकस के पास ही जा रही है, फोकस को क्रॉस करने के लिए ही जा रही है। इसका मतलब इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, लग रहा है ऐसा। मैंने आपको क्या कहा कि कॉन्वेक्स मिरर में आपको लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है चीजों को। तो इस इंसिडेंट लाइट रे को देख करके ऐसा लगता है कि ये मानो फोकस की तरफ ही क्या हो, डायरेक्टेड हो, ये फोकस के पास ही जा रही हो। मतलब ये तो बस ये समझ लो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ना हम अधिकतर केसेस में दूसरों पर इल्जाम ही लगाते हैं। हमने क्या करा, बैठे बिठाए इस इंसिडेंट लाइट रे के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि यार तुमको ऐसा देख के लग रहा है कि तुम जो ना सीधे फोकस को जाकर के फोड़ दोगी, मतलब कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स दी फोकस। तो ये लाइट रे भी बोलेगी कि यार मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने तो कभी इसे सोचा भी नहीं था। पर हमने बोला नहीं 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 नहीं, झूठी, हमें दिख रहा है कि जो है ना तुम सीधे जाकर के फोकस को ही क्रॉस करने वाली हो। अगर ये ना होता ना कॉन्वेक्स मिरर बीच में, तो तुम जाकर के फोकस को ही क्रॉस करते हुए निकल जाती। ये लाइट रे बोलती कि यार मेरा तो ऐसा इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी। बट हमने बोला नहीं झूठी, दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अधिकतर समय क्या करते हैं बेटा, दूसरों पर इल्जाम ही लगा देते हैं। तो नियम ये बोलता है कि जब ऐसी लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगी ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। आप बोलोगे कि मैम ये वाला नियम तो कहीं भी आपने मतलब पहले भी आपने कहीं सुनाया है, बताया है, समझाया है। एग्जैक्टली, अरे पिछले लेक्चर में अपन ने रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था। देखो रूल नंबर 1 क्या था, इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, गिरती है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे हाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाती है। ये पढ़ा था अपन ने इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था, इसका बिल्कुल उल्टा, कि वो इंसिडेंट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके गिरती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। याद आया कि नहीं, छोटा सा डायग्राम बना दूं यहाँ पर साइड में, कोने में, किसी को पता नहीं चलेगा। ये देखो,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट लाइट रे आई है, फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर जाके गिरी है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही अपन ने नियम पढ़ा था। तो बेटा ऐसा ही कुछ तो ये है जो नियम आपने यहाँ पढ़ा था कॉनकेव मिरर के केस में, ऐसे कुछ तो आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हो। बस फर्क ये कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाना पड़ता है कि ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई कि लगा कि मानो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी फोकस, कि फोकस को ही क्रॉस करते हुए क्या करेगी, ये मिरर के ऊपर आकर के गिरेगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो अपन ने वहां पढ़ा है ना बेटा पिछले सेशन में। बस उसी में थोड़े से इल्जाम लगाने हैं और कॉन्वेक्स मिरर के भी नियम बन जाने हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 समझ में आया? आ जाओ, रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 3, अब यहां पर भी बेटा अपन को क्या करना पड़ेगा, अरे इल्जाम लगाने पड़ेंगे, बिना इल्जाम के यहाँ पर बेटा काम नहीं चलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले कि अपन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ें, कॉनकेव मिरर का जो अपन ने रूल नंबर 3 पढ़ा था, आ जाओ उसको अपन थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि उसी से मिलता जुलता बेटा यहाँ पर भी आपको नियम मिलेगा। कॉनकेव मिरर का रूल नंबर 3 क्या होता है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो वो इंसिडेंट लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरती थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस करती थी, है ना। अरे भाई वो इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर आकर के गिरती थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस कर लेती थी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकल जाती थी। कि देखो इंसिडेंट रे ऐसे आई थी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। क्यों, रिफ्लेक्टेड रे ने बोला कि देखो ये जो इंसिडेंट रे है ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके गिर रही है ना मिरर के ऊपर, तो मैं भी जब निकलूंगी ना मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेगी कि मैं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलूंगी, मैं कोई दूसरा पाथ क्यों पकड़ूं, मैं तो इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस करूंगी। हमने पूछा कि भाई इतना पागलपना क्यों है तुम्हारा, तो रिफ्लेक्टेड रे ने बोला कि भाई यहाँ पर ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 बन रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो हमने पूछा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों 0 है, तो रिफ्लेक्टेड रे ने बोला वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे आके गिर रही है ना, ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली आकर के गिर रही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली आकर के गिरने का मतलब तुम्हें पता है ना कि नहीं पता, पता होना चाहिए बेटा, पढ़ा चुकी हूं मैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली आकर के गिरने का मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे सरफेस के साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इंसिडेंट रे खुद क्या कर रही है बेटा, नॉर्मली आकर के गिर रही है, इसका मतलब क्या कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये लो ये बन गई नॉर्मल। तो जब भी इंसिडेंट लाइट रे आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली आकर के गिरती है, इसका मतलब क्या होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसके चलते क्या होता है बेटा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है। ये देखो ना, ये इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल आ गई बिल्कुल इसके ऊपर, तो इनके बीच का कोई एंगल बना क्या, ऑफ कोर्स नहीं बना। जब भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के नॉर्मली गिरती है बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। ये बात तुम्हें समझनी होगी, और जितने जल्दी समझोगे तुम्हें नियम उतने जल्दी दिमाग में फिक्स होंगे, वरना यहाँ वहाँ भगोगे कि अरे ये क्या हुआ ये क्या हुआ। अरे नॉर्मली गिरने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ ही क्या करा है, 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर अपन ने क्या करा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल गिरा दी। तो हमने देखा कि भाई इंसिडेंट रे ये थी और इसी के ऊपर आ गई क्या, नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे या नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है क्या एंगल बनते हुए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में,
कोई यहाँ पर आपको एंगल बनते हुए नहीं दिख रहा, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 0 करना है तो वो कैसे होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों कैसे हुआ था, जब इंसिडेंट रे ऐसी थी और नॉर्मल ऐसी थी तो इनके बीच का एंगल 0 हो गया था। अब हम बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का भी एंगल हमको 0 करना, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे को भी ऐसे बिठा देंगे, तो इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगी। तो ये नॉर्मल थी, इसके ऊपर आगे क्या रिफ्लेक्टेड रे, तो हो गया ना इनके बीच का एंगल 0, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, बस ये तो चाहिए था हमें। तो बेटा यहाँ पर भी यही केस हो रहा है ना, यहाँ पर भी मुन्नो यही केस हो रहा है, कुछ अलग अनोखा नहीं हो रहा है। जब बस फर्क ये है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा यहाँ पे कर्व्ड है, बस फर्क इतना ही है। तो यहाँ पर जो भी लाइट रे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के इंसिडेंट होती है, कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए मिरर के सरफेस पे आके गिरती है तो वो एक्चुअली नॉर्मली आकर के गिरती है। जहां किसी लाइट रे ने सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के वो गिरी तो समझ जाना कि वो नॉर्मली आकर के गिर रही है। नॉर्मली गिरने का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो जैसी इंसिडेंट रे आई थी वैसे रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई। ज्यादा आ गया? अब आ जाओ यहाँ पर अपने कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। बेटा अपन कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बात बस इतनी सी है कि अपन कॉन्केव मिरर को भी याद करते हुए बढ़ रहे हैं आगे, है ना। आगे पार्ट और पीछे सपाट का मतलब नहीं होता है कि आगे आगे का पढ़ते जाएंगे पीछे पीछे का भूलते जाएंगे कि हमें क्या मतलब है। अरे बेटा तुम्ही को मतलब है और किसी को मतलब नहीं है। ये होगा पोल, ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इंसिडेंट या एक लाइट रे आकर के, या दूसरे कलर से बनाती हूँ, रुको, लाइट रे आकर के बेटा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है, क्या करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, है ना, इल्जाम लगाएंगे बेटा यहाँ पर खड़े खड़े अपन इंसिडेंट लाइट रे के ऊपर कि इंसिडेंट देखो ये क्या है, देखो इंसिडेंट लाइट रे है जो अपने कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही है। अब हमने क्या करा, अब हमने खड़े खड़े इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि अरे लाइट रे तुम कम नहीं हो। तो इसने बोला कि यार मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो हमने बोला कि भाई इंसिडेंट लाइट रे तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस कर जाओगी। मतलब अब जो लाइट रे आ रही है बेटा इंसिडेंट लाइट रे, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है कि इसको देख करके कि मानो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही बढ़ रही है आगे, कि अगर ये ना होता तो ये सीधे जाकर के इसको क्रॉस कर देती। तो हमने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इंसिडेंट लाइट रे तुम भी कम नहीं हो, तुम जो है सेंटर ऑफ कर, मतलब तुमको देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही जा रही हो। तो ये बोलेगी कि भैया मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। तो हम बोलेंगे चल झूठी आई बड़ी, ऐसे कैसे नहीं था इंटेंशन, वो तो दिख ही रहा है तुम्हारा इंटेंशन साफ साफ। तो ये बोलती है कि नहीं मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, तुमको दिख रहा है तो तुमने देखिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो वाकई में बेटा एक ऐसी इंसिडेंट लाइट रे जो कि डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आकर के स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस करेगी। आई बात समझ में, इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि कुछ इस तरीके से देखो रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी। जैसी इंसिडेंट रे आई थी बेटा, जैसी इंसिडेंट रे आई थी वैसे के वैसे रिफ्लेक्टेड रे निकल भी जाएगी। इंसिडेंट रे कैसे आई थी कि मानो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्टेड थी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस करेगी और उसको देख करके ऐसा लगेगा कि मानो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो। ऐसा लगेगा इसको देख करके कि मानो अरे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही
डाइवर्ज हो रही हो। ये जैसा कि अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि इंसिडेंट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी को क्रॉस करते हुए निकलेगी। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है। लास्ट रूल, रूल नंबर 4, ये तो बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत ही आसान है, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब हलवा, सब हलवा हलवा बचा है। और ये दोनों ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेटा कॉमन होता है ये वाला नियम। ठीक है, नियम क्या बोलता है, पहले मैं सब बना लूं फिर बताती हूँ नियम क्या बोलता है। नियम ये बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे आकर के मिरर के पोल के ऊपर आकर के गिर रही है ओब्लिकली, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा बेटा, ओब्लिकली निकल जाएगी। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना पिछले सेशन में, कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे आकर के मिरर के पोल के ऊपर आकर के गिर रही है ओब्लिकली, कोई ना कोई एंगल बना करके, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए ही रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, निकल भी जाएगी पोल से। ये तो बहुत ही कॉमन सा है ना, ये अपन ने कॉनकेव मिरर के केस में भी पढ़ा हुआ है। बस यही तो था चौथा नियम। देखो इतना आसान सा था, मैंने आपसे पहले कहा था कि फोर्थ रूल बहुत मतलब इजी है। ठीक है, आ जाओ अपन रीड भी कर लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या बेटा स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आ जाओ अपन देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट, ये रूल नंबर 1 है। अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू principal axis of a convex mirror appears to diverge from the principal focus। ठीक है, कि लाइट रे जो कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके गिर रही है, विच इज डायरेक्टेड टू, या मतलब कि जो कि कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये देखो, ये पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, किसे लगेगा कि मानो वो फोकस से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ये देखो पैरेलल, ये आ गई पैरेलल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन हुआ, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन ऐसा लगेगा कि मानो वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज तो होगी लेकिन ऐसा लगेगा कि मानो वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। कि फिर से हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये देखो ये आ रही है इंसिडेंट रे विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी फोकस, कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर after reflection it is reflected back along the same path। ये देखो, ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये आ रही है इंसिडेंट रे, ऐसा लग रहा है, इल्जाम लगाएंगे कि मानो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इसी के पाथ को रिट्रेस कर लेगी, लाइक दिस। आप बोलोगे कि मैम ऐसे क्यों पढ़ा रही हो, ऐसे इसलिए पढ़ा रही हो बेटा कि आज जो है ना, ये जो विजडम टूथ होता है ना, आय हाय बड़ा पेनफुल होता है ये। आप बोलोगे कि मैम आपका विजडम टूथ, अक्ल दाढ़ अभी तक आई नहीं, बेटा कभी कभी थोड़े देर से भी आती है। ठीक है, तो हाँ मेरी अभी तक आई नहीं है, और वो आ रही है, और वो इतनी गजब आ रही है कि वो ऐसे ऐसे टेढ़ी होकर के आ रही है, सीधी नहीं आ रही है, ऐसे टेढ़ी होकर आ रही है। तो जब दांत बेटा टेढ़ा होकर के निकलता है ना, तो वो आगे वाले दांतों के ऊपर एक प्रेशर लगाता है कि तुम हटो, हमको आना है। तो वही प्रक्रिया चल रही है अंदर। ठीक है, धक्का पड़ रहा है आगे के दांतों पर। Okay, so the light rays come back along the same path because the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface, है ना, जो अपन बोलते हैं ना कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या सीन है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का बेटा ये सीन होता है कि कोई भी ऐसी लाइट रे जो मिरर के ऊपर गिर रही है आफ्टर क्रॉसिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर ऐसा लग रहा है कि मानो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगी, तो एक्चुअली वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली आकर के गिरती है, जिसके कारण इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होता है, और इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे फिर इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, चलो
Okay, rule number 4, a ray of light incident obliquely towards the pole of convex mirror is reflected obliquely such that the incident and the reflected rays make equal angles with the principal axis. कि अगर obliquely आकर के incident ray गिर रही है तो reflected ray भी क्या होगा बेटा, obliquely निकल जाएगी pole से, such that incident and reflected rays principal axis के साथ जो है equal angles बना ले, that's it. Okay. अब हम बात करते हैं केसेस की। आप बोलोगे कि मैम 6 केसेस तो कॉनकेव मिरर के थे, कॉन्वेक्स में कितने होंगे? अरे ज़्यादा नहीं है बच्चों, सिर्फ 2 ही हैं, सिर्फ 2 ही केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर में। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केसेस क्यों होते हैं? वो इसलिए बेटा, अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस क्या क्या होते हैं? मतलब हम कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो आप बोलोगे कि मैम एक तो अपन इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, सही बात है। फिर आप बोलोगे कि मैम एक अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड भी रख सकते हैं ना, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अपन इसके सामने कहाँ कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को? भाई देखो, जो भी डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं ना बेटा, जो भी डिफरेंट इमेजेस वो बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ना हम। हर बार हम क्या करते हैं, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं, तो उस डिफरेंट पोजीशन के कारण क्या होता है बेटा, इमेज भी डिफरेंट बन जाती है, ठीक है। तो एक केस क्या बनता है जब अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, एक केस क्या बनता है जब अपन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, एक केस क्या बनता है जब अपन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देते हैं, एक केस क्या बनता है जब अपन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, एक केस क्या बनता है जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं, और एक केस क्या बनता है जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। तो ये 6 केसेस बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? ए इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये 6 केसेस बनते हैं कि नहीं बनते हैं? लेकिन कॉन्वेक्स में ये सब पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्वेक्स में ये सब पॉसिबल ही नहीं है, और इसका जवाब तुम ही लोगों के पास है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे पहला केस क्या बनेगा कि चलो इन्फिनिटी पर रख दिया ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा बोलोगे कि मैम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दो ऑब्जेक्ट को। तीसरा, पहला इन्फिनिटी, दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तीसरा क्या बनेगा? आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी तो हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख सकते हैं। अरे नमूनो, कुछ देर पहले ही तुमको मैंने, आज ही के अभी के इस सेशन में तुमको मैंने बताया था कि नियम क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रहेगा। तुम्हें अगर अपनी इमेज देखनी होगी बेटा, तो तुम आईने के सामने आके खड़े होंगे, उसके पीछे जाकर के खड़े होंगे। तुम अगर मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ जाकर के खड़े हो जाओगे, जहाँ पर रिफ्लेक्शन होना ही नहीं है, यदि तुम उस सरफेस के सामने जाकर के खड़े होंगे तो तुमको क्या तुम्हारी इमेज मिलेगी बच्चों? रिफ्लेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक कि लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरेंगे नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जब तक रिफ्लेक्टेड रेज तुम्हारी आंखों में नहीं पहुंचेंगी, तुम्हें क्या ही जो है ना इमेज दिखेगी। तो मिरर के पीछे खड़े होने से मतलब नहीं होता बेटा, मिरर के सामने खड़े होने से मतलब होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ खड़े होगे वहीं से जो है ना लाइन शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली ठीक है। तुमको मिरर के हमेशा सामने ही खड़े होना होगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा तुम्हें मिरर के सामने ही रखना होगा। कहने को तो यहाँ पर भी बहुत सारी पोजीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। लेकिन बेटा ये तीनों चीज़ें, मतलब तीनों नहीं, ये जो दोनों हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ लाया करते हैं? ये लाया करते हैं मिरर के पीछे, यानी कि उसके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो यहाँ पर अगर तुम कभी ऑब्जेक्ट को रख भी दोगे बेटा, तो कौन सी इसकी इमेज बनने वाली है? नहीं बनने वाली। तो इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिकली 2 ही केसेस पॉसिबल होते हैं, एक इन्फिनिटी और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, और कोई नहीं, ठीक है। चल, तो पहला केस बना देते हैं अपन, आ जाओ केस नंबर 1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे पहले तो बनाते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर, फिर उसके बाद में बना देते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस मार्क कर देते हैं, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नीचे करूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है उससे निकलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, जो सबको पता होगा ना कि वो लाइट रे, वो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर रखा होता है, कितने दूर, इन्फिनिटी पे, तो उससे जो लाइट रेज निकल करके आती हैं वो पैरेलल ही होती हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, मिरर के सामने इन्फिनिटी पर है, मतलब मिरर के सामने इन्फिनिटी पर है, तो उससे निकलने वाली जो लाइट रेज आएंगी बेटा वो कैसी होंगी, आपस में तो होंगी ही पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो ये देखो, ये आ गई पैरेलल इंसिडेंट रेज, ये आ गई पैरेलल इंसिडेंट रेज, आपस में भी और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी, और ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के ऐसे गिर गई। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर देती हूँ। अरे ये आ गई पैरेलल इंसिडेंट रेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, अभी अभी अपन ने नियम पढ़े हैं, अभी अभी अपन ने नियम पढ़े हैं। तो नियम नंबर 1 क्या बोलता था कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज तो हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मानो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे फोकस से डाइवर्ज हो रही हो, है ना। तो बस वही नियम तो यहाँ पर लगाएंगे। देखो, रूल्स पढ़ने का मतलब क्या होता है, रूल्स पढ़ने का मतलब यही होता है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर इस तरीके से लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी, जो नियम बोलता है तुम्हें उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। कभी तुमने दिमाग लगाया कि नियम क्यों पढ़ते हैं। मान लो कि अगर तुमको मैं रूल्स ना पढ़ाती, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे पूछती कि बताओ अब रिफ्लेक्टेड रेज कैसे निकलेंगी, कहाँ से निकलेंगी, तो आप बस इतना बोल पाते कि मैम हाँ रिफ्लेक्टेड रेज क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्ज तो हो जाएंगी रिफ्लेक्टेड रेज, लेकिन कैसे डाइवर्ज होंगी, कहाँ से डाइवर्ज होंगी, पता चलता क्या तुम्हें। जब तक रूल्स नहीं पता होंगे तब तक दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ से अपन ने लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवा दिया है, ये देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज निकल गई हैं, दिख रही हैं, ये एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरे रिफ्लेक्टेड रे, और इनको देख कर कैसा लगेगा कि ये मानो दोनों की दोनों फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं। अरे ऐसे फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं, ये देखो दोनों को देख कर कैसा लगेगा कि मानो ये रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज तो हो रही है लेकिन फोकस से डाइवर्ज हो रही हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है समझ में आ गया, लेकिन इसमें इमेज कहाँ बनेगी। याद करो अपन ने हमेशा क्या पढ़ा है कि इमेज तभी बनती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। तो आप बोलोगे कि मैम आपने कहा था कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो तो चलो फिर भी हम बोलते हैं कि बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाकर के मिल जाती हैं, बट जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं वो तो कभी भी नहीं मिलती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसे इस केस में तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रख भी देते हैं, उससे निकलने वाली लाइट रेज इंसिडेंट हो भी जाती हैं, रिफ्लेक्शन हो भी जाता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं वो तो डाइवर्जिंग टाइप की निकलती हैं, और डाइवर्जिंग रेज तो कभी मिलने नहीं वाली। इसका मतलब ये है कि इसके सामने चाहे हम कैसा भी ऑब्जेक्ट रख दें ये कभी इमेज नहीं बना पाएगा। क्या, ऑफ कोर्स बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, मिरर है तो उसका काम ही है ना इमेज बनाना। तो आप बोलोगे कि मैम डाइवर्जिंग रेज को कैसे मिलाएंगे। बेटा डाइवर्जिंग मैं मानती हूँ कि जो रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही हैं, है ना, जो रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही हैं मैं मान रही हूँ कि वो डाइवर्जिंग टाइप की हैं, वो मिरर के सामने तो कभी मिलने नहीं वाली। देखो ना, एक ये यहाँ चली गई, एक वो वहाँ चली गई, तो मिरर के सामने तो कभी मिलने नहीं वाली। तो अगर मिरर के सामने नहीं मिलने वाली तो मिरर के पीछे तो मिल सकते हैं ना। जैसे कि अगर तुमने बोला कि मम्मी मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तुमने बोला कि मम्मा मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, मतलब मम्मी तुम्हें अपने सामने अब तुम्हारे फ्रेंड से मिलने नहीं दे रही, तो तुम फिर क्या करोगे, तुम कम हो क्या। तुम सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी अपने सामने मुझे नहीं मिलने दे रही हैं तो मैं मम्मी के पीठ पीछे जा कर के मिल लूँगी, मतलब कि चुपके से अकेले से जा कर के मैं अपने फ्रेंड से मिल लूँगी। जो चीज़ सामने नहीं हो पाती वो फिर पीठ पीछे होती है ना। तो यहाँ पर मिरर के सामने उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बेटा जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो तो मिलने नहीं वाली क्योंकि वो डाइवर्जिंग है।
तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम मिरर के पीछे कहीं मिलवाने की कोशिश करेंगे, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कैसे मिलवाने की कोशिश करेंगे, तो बेटा इन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस को ना, इन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं, आगे तो मिलने नहीं वाली, तो इनको अपन क्या करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करवाते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो ये दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस फोकस पर मिल रही हैं। इल्ज़ाम लगाना पड़ता है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि मानो ये फोकस पर मिल रही हैं, और अगर फोकस पर मिल रही हैं इसका मतलब क्या कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर ही बनेगी। ऐसा लगता है ना बेटा, लगता है ऐसा। अपन ने रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच में डिफरेंसेस पढ़े थे ना, तो अपन ने देखा था कि रियल इमेज कैसे बनती है, जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, या आप बोल सकते हो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब लाइट रेज लिटरली आपको मिलते हुए दिखती हैं तो आप बोलोगे कि वहाँ पर रियल इमेज बनी है। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, व्हेन दे अपीयर टू मीट, कैसा लगता है कि मानो वो मिल रही हो, तब जाकर के वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर भी तो बेटा वर्चुअल इमेज ही बनी ना, ऐसा लग रहा है कि मानो ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे क्या हो रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। तो ऐसा लगा आपको, असली में नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है आपको, ये मिल रही हैं दोनों, कहाँ, मिरर के पीछे। और मिरर के पीठ पीछे जो भी होता है वो झूठी होता है, मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो नेचर क्या होगा बेटा इमेज का, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड जुड़ता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधे, कि मिरर के पीछे बनेगी इमेज और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, अपराइट बनेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी इमेज, ठीक है। साइज क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि मैम साइज तो इसका बहुत ही छोटा है, एकदम पॉइंट साइज्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर बनेगी। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, या आप लिख सकते हो पॉइंट साइज्ड, ठीक है, पॉइंट साइज, एकदम छोटा, ठीक है। और बन कहाँ रही है, पोजीशन क्या है, तो एट फोकस, फोकस पर बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है, एकदम पॉइंट साइज्ड है। तो ये फंडा आपको क्लियर हुआ। आप बोलोगे कि मैम ऐसा कुछ तो आपने कॉनकेव मिरर का केस 1 में भी बताया था। एग्जैक्टली, कॉनकेव मिरर में भी ऐसे ही होता है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा होता है उसके सामने इन्फिनिटी पर पैरेलल लाइट रेज आती हैं, गिरती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि वो कन्वर्जिंग मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को एक कॉमन पॉइंट पर मिलवाने की कोशिश करता है, कन्वर्ज करवाने की कोशिश करता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पर आकर के लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को अपन फोकस बोल देते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं वो फोकस पे आकर के मिलती हैं, तो इमेज क्या बन जाती है, फोकस पे बन जाती है। बस वो लिटरली आपको फोकस पर लाइट रेज आकर के मिलती हुई दिखती हैं, तो हम बोलते हैं कि फोकस पर जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज में तो वो भी छोटी होती है, एकदम पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, बस फर्क यहाँ पर यह है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के सामने लिटरली मिलती हुई दिखेंगी नहीं। भाई वो तो कन्वर्जिंग मिरर था कॉनकेव वाला, तो वो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज को मिलवा ही देगा पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये तो डाइवर्जिंग है ना, ये तो लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज फैलवा देगा। तो ये डाइवर्जिंग रेज यहाँ पर आपको मिरर के सामने मिलती हुई नहीं दिखेंगी। हाँ, ऐसा लगेगा कि मानो ये मिरर के पीछे क्या हो रही है, मिल रही है फोकस पर। तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पर, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, ठीक है। ये हुआ केस नंबर 1। अब अपन बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, when object is between infinity and pole, ये ऐसा लिख दो, when object is between, when object is anywhere between, when object is
एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कि पोल एंड फोकस के बीच में, और कितना भी बीच में चल जाएगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम बिल्कुल इन्फिनिटी और पोल के बीच के सेंट्रल पॉइंट में है, या पोल के थोड़े पीछे है, या इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे से है। कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं से भी, मतलब कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ अपन क्या करते हैं, बनाते हैं इसका भी रे डायग्राम। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और मार्किंग भी कर देते हैं। आ जाओ, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन्फिनिटी यहाँ है, पोल यहाँ है, तो इनके बीच में कहीं रख देते हैं अपन ऑब्जेक्ट को। सपोज ये हमने रख दिया यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट। ये अब क्या करना पड़ेगा मैम, इमेज बनानी है। कैसे बनाएंगे, जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, जब रिफ्लेक्शन करवाओगे। रिफ्लेक्शन कब होगा बेटा, जब लाइट रेज आकर के गिरेंगी ना, इंसिडेंट होंगी, तब तो रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए होंगी, जो ऑब्जेक्ट से निकालनी होंगी आपको और इसके ऊपर गिरानी होगी। ठीक है, तो 2 इंसिडेंट लाइट रेज हमको चाहिए। चलो एक काम करते हैं, एक इंसिडेंट रे अपन लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। भाई 2 इंसिडेंट लाइट रेज चाहिए, तो एक अपन ने ये ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो मानो फोकस से डाइवर्ज हो रही हो। डाइवर्ज तो होगी, जाहिर सी बात है ना बेटा, रूल नंबर 1 कि वो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो फोकस से डाइवर्ज हो रही हो। तो ये अपन ने ले ली। अब अपन लेते हैं दूसरी इंसिडेंट रे। ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे अपन ऐसे ले सकते हैं कि दूसरी लाइट रे ऐसे आ रही है कि मानो वो फोकस को क्रॉस कर रही हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दूसरी इंसिडेंट लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी फोकस। मतलब वही रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता था बेटा, रूल नंबर 2 बोलता था कि वो इंसिडेंट लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी फोकस। कैसा इल्जाम हमने लगाया था कि तुमको देख करके ऐसा लगा है कि तुम फोकस को आकर के मार दोगी, है मतलब तुम फोकस की तरफ ही आ रही हो, तुमको देख करके ऐसा लग रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बस वही वाला नियम यहाँ पर भी लगा देंगे, क्योंकि हमको तो कुल मिलाकर के 2 लाइट रेज चाहिए जो गिरेंगी। तो एक तो अपन ने ले ली, दूसरी और ले लेते हैं। दूसरी को देख करके ऐसा लग रहा है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। ठीक है, दूसरी को देख करके ऐसा लग रहा है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, लाइक दिस, कि फोकस की तरफ। नहीं, ये अच्छा नहीं बना। दूसरी को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो, ये हो गई पैरेलल। अरे हटो भाई, ये हो गई पैरेलल। तो अब आपके पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज आ गई, एक ये वाली, एक ये वाली। एक इंसिडेंट रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा लग रहा है फोकस से डाइवर्ज हो रही है। दूसरी इंसिडेंट रे डायरेक्टेड थी टुवर्ड्स दी फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये तो 2 तुमको रिफ्लेक्टेड रेज मिली, एक ये वाली, एक ये वाली, अरे एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आप बोलोगे कि मैं समस्या तो अभी भी वही है, क्या कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है। देखो ना, ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है, एक यहाँ एक यहाँ। कभी भी ये दोनों डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के सामने मिलेंगी क्या, पैरेलल रेज तो फिर भी मिल जाती हैं, डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलती हैं। तो आप बोलोगे कि मैम एक यहाँ है एक यहाँ है, डाइवर्ज हो रही है, मिलेंगी नहीं, इसका मतलब कभी भी इमेज नहीं बनेगी क्या? अरे बिल्कुल बनेगी। मिरर के सामने नहीं मिल रही हैं, मिरर के पीठ पीछे तो मिल सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस को, ठीक है, इन दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस को मिरर के पीछे
एक्सटेंड करेंगे। ये देखो, इन दोनों ही डाइवर्जिंग रेस को अपन पीछे की तरफ खींचेंगे लाइक दिस, और ऐसा लगेगा कि मानो दोनों रेज मिरर के पीछे मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? यहाँ मिल रही हैं। मिले कि नहीं मिली? मिरर के सामने तो कभी मिलने नहीं वाली दोनों डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। इनको अपन पीछे खींच के लेकर के आएंगे कि आओ जरा, आई बड़ी है, मिरर के सामने तो मिल नहीं रही हो, चलो कम से कम मिरर के पीछे ही मिल लो। तो इसको हम एक्सटेंड करवा के लेके आए, इस वाली को भी हम एक्सटेंड करवा करके लेके आए, और ऐसा लग रहा है कि मानो ये कुछ अजीब सी बन गई ना। रुको, इसको मैं ठीक करती हूँ। इसको थोड़ा सा बेटा और हमें ऐसे लेके जाना पड़ेगा। अब मेरे पास स्केल नहीं ना, इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, पर इमेज आपकी यहाँ कहीं बन जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मतलब अब मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे आपको देखो दिख भी रहोगे ना कि मैम कहाँ जा रही है आपकी लाइनें। जब तुम लोग कॉपी में बनाओगे ना तो एकदम सही बनेगी। चलो, तो दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस को हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेकर के आते हैं। देखो, दोनों ही डाइवर्जिंग रेस को अपन ऐसे पीछे की तरफ लेकर के आते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो दोनों डाइवर्जिंग रेस मिरर के पीछे मिल रही हैं। मिरर के पीछे मिल रही हो, जहां मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वही हो जाएगा, है ना। तो मिरर के सामने इमेज नहीं बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। तो मैं लिख दूं कि इमेज क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल होगी, और दिख भी रहा है आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही इमेज, मतलब कि इरेक्ट होगी। ओके, साइज अभी भी डिमिनिश्ड ही है, साइज अभी भी डिमिनिश्ड ही है, मतलब छोटी ही इमेज बनेगी। तो आप बोलोगे कि मैम ये वाले केस में भी साइज छोटा था इमेज का और ये वाले में भी छोटा, इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। वही तो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। आप बोलोगे कि मैम कोई तीसरा केस पॉसिबल नहीं है क्या? मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में केवल यही दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं, कोई तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कुछ मिरर के पीछे लाई करता है। तो ये सिर्फ दो केसेस पॉसिबल है, इससे तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। समझे कि नहीं समझे? मैंने बहुत पहले एक बार बच्चों को सिखाया था DEVDAS। आप बोलोगे कि मैम ये तो देवदास हो गया। एग्जैक्टली, देवदास देखिए। अब तुम लोग तो नए ज़माने के हो, पता नहीं तुम लोगों ने वो शाहरुख खान की मूवी देखी है देवदास की नहीं देखी है। देवदास बेटा एक हीरो था जो बहुत ही, उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसको छोड़ के भाग गई थी, तो वो बहुत ही मतलब दुखी रहता था, उदास रहता था। ठीक है, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है वो एक नंबर का देवदास है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा D फॉर डिमिनिश्ड, E फॉर इरेक्ट और V फॉर वर्चुअल इमेज बनाता है। ये याद करने का तरीका है। कई बार MCQ बन जाता है कि ऐसा मिरर जो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाए। तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए ना कि भाई हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज तो वही बनाता है जो हमेशा उदास रहता है, मतलब कि देवदास, मतलब कि अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चल, ये पहला वाला केस था बेटा, ये दूसरा वाला केस है। ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ आपकी NCERT बुक में भी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज का बनेगी फोकस पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, नेचर क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। दूसरा केस एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, पोजीशन क्या होगी? बिटवीन, मतलब बिहाइंड द मिरर तो ठीक है इमेज बनेगी, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ? तो पोल एंड फोकस के बीच। मतलब आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो बेटा कॉन्वेक्स मिरर के सामने, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, डिमिनिश्ड रहेगा और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बस ये दो ही केसेस पॉसिबल हैं कॉन्वेक्स मिरर के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और रही बात रे डायग्राम्स को बनाने की, तो बेटा ये आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर तुम्हारे सामने तो मैं बनाती ही हूँ, है ना, तुम्हारे सामने तो यहाँ पे मैं बनाती ही हूँ, लेकिन मेरे बनाने से अकेले कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब एग्जाम में आएगा तो आपको खुद अपनी आंसर शीट में बनाना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से जारी रखो, क्योंकि हर बार का मेरा यही एक्सपीरियंस है
कि मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ कि बेटा अभी से रे डायग्राम्स बनाते जाओ, लेकिन नमूने सुनते नहीं हैं। वो बैठे रहेंगे हाफ ईयरली के लिए या प्री बोर्ड्स के लिए कि मैम रे डायग्राम्स तो हमने बनाई नहीं, अब क्या करें। मैम इंपॉर्टेंट रे डायग्राम बना दो। पिटाई लगाऊंगी जो इस बार तुम लोगों ने किसी ने भी ये बोला कि मैम इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स बता दो, क्योंकि जितने भी रे डायग्राम्स हैं बेटा, चाहे वो कॉनकेव के हाँ वो कॉन्वेक्स मिरर के हों, आगे आपको स्फेरिकल लेंसेज के भी रे डायग्राम्स पढ़ने होंगे। हर एक रे डायग्राम इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई लेस इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। किसी भी रे डायग्राम के ऊपर से सवाल बन सकता है। समझ में आई बात? तो हर चीज़ में शॉर्टकट मत ढूंढा करो बेटा, कुछ चीज़ें खुद से भी करने की कोशिश किया करो। तो रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर अपन पढ़ चुके हैं, तो 2 दिन का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। इन 2 दिनों में आपको दोनों के ही रे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी होगी। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस रूल्स अपने दिमाग में याद रखो, बाकी तो आसानी रहेगा। ठीक है, चलो तो एक ही टॉपिक अपना हो गया है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कि हम स्फेरिकल मिरर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वही हमें देखना है। आ जाओ, सबसे पहला अपन कॉनकेव मिरर के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आपको कॉनकेव मिरर का वो वाला केस याद है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर, है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब अपन फोकस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो 2 लाइट रेज निकलती हैं। सपोज एक ये है पैरेलल टू, नहीं ये वाली नहीं ले सकते हैं, एक चलो ठीक है ले भी सकते हैं, ये वाली ले लेते हैं। वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर को स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इसी के पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी। ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे जो मिरर के पोल के ऊपर आकर के गिर रही है ओब्लिकली, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा बेटा, ओब्लिकली ही निकल जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे भी ओब्लिकली निकल जाएगी। ये देखो, तो आपके पास 2 रिफ्लेक्टेड रे आ गई, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई। ज़रा देखो इन दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को, कैसी हैं, पैरेलल है। अब ये मत बोलना कि मैम पैरेलल है इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, वो पता है मुझे कि ये रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल है, बहुत दूर, कितने दूर, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। आई नो दैट, बट पॉइंट इज कि यहाँ पर आपको पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेस कब मिलती हैं, जब अपन रखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर। और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज आपको कॉनकेव मिरर में ही मिलेंगी। कॉन्वेक्स में तो बेटा हमेशा क्या होता है, डाइवर्जिंग रेज मिलती हैं। तो पैरेलल यदि रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए हो तो आपको कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करना होगा, और वो भी कौन से वाले केस में, जब अपन उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जो अपन बेटा टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, जो सर्च लाइट इस्तेमाल करते हैं, या जो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, ये देखो इन सब से हमें क्या मिलती है, लाइट की पैरेलल बीम निकलती है। ये दिख रहा है तुमको, ये देखो ये टॉर्च है, इससे निकल रही है लाइट की पैरेलल बीम। ये देखो गाड़ी है, इसकी ये हेडलाइट है, इससे भी निकल रही है पैरेलल बीम। ये देखो लाइट की पैरेलल बीम, हमको पैरेलल बीम ही चाहिए होती है बेटा, चाहे वो टॉर्च हो, हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो। क्यों, देखो लाइट की पैरेलल बीम से क्या होता है ना, जैसे कि गाड़ी है, या चलो ये अपन इसका एग्जांपल लेते हैं टॉर्च का। तो जैसे अपन टॉर्च ऑन करते हैं तो लाइट की पैरेलल बीम निकलती है। अब ये लाइट की पैरेलल बीम जहाँ जहाँ पड़ेगी वो जगह आपको दिखना शुरू हो जाएगी। कि जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, जैसे ही आपने टॉर्च ऑन करी पैरेलल लाइट बीम निकली और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर के गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपकी आंखों में पड़ी, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बगल में जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे बेटा यहाँ और यहाँ, ये आपको उस समय नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही। फिर आप क्या करोगे, टॉर्च को थोड़ा सा ऐसे खिसकाओगे तो पैरेलल बीम जो है यहाँ गिरनी शुरू हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर आपको ये दिखने लग जाएगा। फिर आप अपने टॉर्च को थोड़ा सा यहाँ घुमाओगे, पैरेलल बीम इसके ऊपर गिरेगी लाइट की, तो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन टॉर्च या सर्च लाइट वगैरह जलाते हैं ना,
तो हमको एक लिमिटेड एरिया में ही लाइट हम बोल सकते हैं कि गिरती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने टॉर्च ऑन करी तो पूरे कमरे में उजाला छा गया और कमरे में रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना आपको दिखने लग गया, या सड़क पर आप निकले हो अंधेरे में और जैसे ही आपने टॉर्च ऑन करी है तो पूरे जो है ना आपके शहर में लाइट चमक गई है, ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई। ऐसा नहीं होता। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको चाहिए होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतने सारे एरिया में जो ना लाइट फैले। हम चाहते हैं कि जितने एरिया का हमें काम है ना, सपोज एक चोर आया चोरी करने के लिए तुम्हारे घर में, अब अगर वो टॉर्च ऑन करेगा तो वो क्या चाहता है भाई, उसको ना, चोर बेटा रात में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि अंधेरा होता है ना, रात में चोरी करने में मजा आती है, इजी होता है। तो अब अगर चोर आया है लाइट लेकर के चोरी करने के लिए रात में, तो वो क्या चाहेगा, उसको थोड़ी सी लाइट चाहिए होगी, है ना। अगर वो सोचे कि यार एक काम करते हैं, मैं तो सीधे क्या करता हूँ, ट्यूबलाइट ही ऑन कर देता हूँ, तो बेटा ट्यूबलाइट यदि वो ऑन करेगा तो पूरे घर में रोशनी आ जाएगी, सब लोग जग जाएंगे, उठ जाएंगे, वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो उसको चोरी करने के लिए क्या चाहिए, लाइट कम चाहिए। तो वो क्या करेगा, सर्च लाइट या टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करेगा, ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसको मिले और उससे वो लिमिटेड एरिया में क्या हो, रोशनी हो पाए, वो अपना काम वाम करके तिजोरी वगैरह खोल के सामान उठ के चला जाए। ज़रूरत नहीं होती है हमेशा इतने सारे एरिया में लाइट फैलाने की, इतने सारे एरिया में लाइट बिखेरने की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे कि हम रात में अपनी गाड़ी लेकर के निकले घूमने के लिए, ठीक है, अब अंधेरा है, सपोज जिस सड़क पर तुम चल रहे हो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो अब क्या होगा, तुम क्या करोगे, अपनी ये हेडलाइट ऑन करोगे। तो बेटा जब हेडलाइट अपन ऑन करते हैं ना, तो लाइट की दोनों से क्या होता है, पैरेलल बीम निकलती है, और उस पैरेलल बीम से क्या होता है ना, इन दोनों पैरेलल बीम से तुम्हारी गाड़ी के जो आगे सड़क होती है उसमें रोशनी आ जाती है, ताकि फिर तुम्हें दिखता है कि अरे यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ है, तो तुम उस हिसाब से गाड़ी चलाते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि बेटा पैरेलल बीम नहीं, तुम तो कुछ ऐसा करो कि रोशनी जो है फैल जाए, और जैसे तुम अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करो तो ना सिर्फ सड़क बल्कि तुम्हें सड़क किनारे जो खेत बने हुए ना वो भी चमक उठे। ज़रूरत है क्या इस चीज़ की? अगर आसपास के खेत नहीं दिख रहे हैं तुमको, सड़क के आसपास गड्ढा है क्या, अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो भी चल जाएगा ना। तुम्हारा मेन मकसद क्या है, तुम्हें गाड़ी कहाँ चलानी है, तुम्हें चलानी है गाड़ी सड़क पर। तो सड़क तुम्हें क्लियर दिखनी चाहिए, जिसके लिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट सफिशिएंट होती है। ये नहीं कि दूर 2 किलोमीटर गांव है वो भी दिखने लगेगा, तो ऐसी लाइट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो लिटरली कभी कभी बेटा हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट की ही ज़रूरत होती है, जो हमें मिल सकती है कॉनकेव मिरर के थ्रू। एक्चुअली होता क्या है कि एक कॉनकेव शेप का रिफ्लेक्टर होता है, ये देखो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैम टॉर्च से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे निकलती है, तो वही तुमको मैं बताती हूँ कि एक ऐसा कॉनकेव शेप का रिफ्लेक्टर लगा होता है लाइट का, ठीक है, और उसके फोकस पर हम क्या करते हैं, ये बल्ब रख देते हैं इसका, ठीक है, इसके फोकस पर हम इसका बल्ब रख देते हैं, फोकस पर। फिर इसके बाद में लाइट रेज निकलेंगी, ये जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है उसके ऊपर जाकर के गिरेंगी, रिफ्लेक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज जो निकलती हैं बेटा वो पैरेलल निकलती हैं। ये देखो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी, जो मिलकर के क्या करेंगी, लाइट की एक पैरेलल बीम बना देंगी। याद आया अपन ने ये वाला केस मैंने आपको बताया ना, अभी अभी कहाँ गया, उड़ गया, कोई बात नहीं। अभी भी तुमको मैंने ये वाला केस बताया था ना कॉनकेव मिरर का, कि जब अपन फोकस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज निकलती हैं वो पैरेलल निकलती हैं। इकलौता केस वही होता है जब अपन को पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। तो उसी केस का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि अपन एक कॉनकेव शेप का रिफ्लेक्टर रखते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, उसके फोकस पर अपन बल्ब रखते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, लाइट रेज गिरेंगी रिफ्लेक्टर के ऊपर, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना वो पैरेलल निकलेंगी, और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिलकर क्या बना देंगी, लाइट की पैरेलल बीम बना देंगी। वही हमको चाहिए, ठीक। Okay, next. A concave mirror is used as doctor's head mirror to focus light on body parts like eyes, ear, nose, throat, etc. to be examined. कभी अगर आप किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास गए हो, ENT मतलब नाक कान गला, मतलब कान देखने वाले, है ना, नाक देखने वाले और थ्रोट देखने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो कभी आप उनके पास अगर गए हो किसी समस्या के लिए, या जनरली आप ऐसे चले गए हो कि देखने के लिए कैसे वो काम करते हैं, तो बेटा वो अपने सर पर ना एक ऐसा मिरर टाइप का पहनते हैं। आप बोलोगे कि मैम इससे क्या होता है, तो बेटा इससे ये होता है
अपना मुंह है, उसमें 32 दांत होते हैं, तुम्हारे नहीं होंगे, अभी आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो 32 दांत होते हैं। अब वो 32 दांत बेटा मतलब कितने छोटे छोटे से होते हैं, और उनके अंदर जो कैविटी होती है वो खुद कितनी सी छोटी होती है। और मान लो अगर किसी पेशेंट को उनको रूट कैनाल करना है ना, तो उसके लिए तो वहाँ पर उनको और अंधेरा मिलेगा, है ना। अब जैसे नाक में सपोज कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब नोस्ट्रिल से बेटा जो अपना नेजल पैसेज होता है वो पूरा यहाँ पर कितना अंधेरा होता है ना, रोशनी नहीं होती ना अंदर, तो कितना अंधेरा होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई चीज़ कोई प्रोसीजर उनको परफॉर्म करना है तो यहाँ पर उनको ढेर सारी लाइट चाहिए है। उसके ही सिमिलरली जो अपना थ्रोट होता है, अब बेटा जितना आप बॉडी के अंदर जाओगे आपको अंधेरा ही मिलेगा। अंदर कोई बल्ब तो नहीं जल रहे होते हैं कि तुम अंदर घुसोगे और तुमको रोशनी मिलेगी, रेड कारपेट तुम्हारे लिए बिछा होगा, अंदर अंधेरा ही होता है ना। और अगर तुम्हारे गले में, कान में, नाक में डॉक्टर को कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, देखना है कान में भी, है ना, तो उसके लिए डॉक्टर को लाइट चाहिए है, रोशनी चाहिए है। और जितनी ज़्यादा लाइट पड़ती है बेटा उतना आप बोल सकते हो कि विजन में क्लैरिटी होती है। कभी आपने अपने मम्मी पापा को बोलते हुए सुना होगा कि जब कुछ पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, या चलो फ़ोन भी अगर चला रहे हो तो कम से कम लाइट बढ़ाओ, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाओ, अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए। कभी तुमने ऐसा बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि जितनी लाइट पड़ेगी उतना तुम्हारा जो विजन है वो क्लियर होगा, उतने बेहतर तरीके से तुमको चीज़ जो है ना दिखाई देगी। अब सपोज तुम्हारे कान में जो वैक्स है वो जो है परेशान कर रहा है तुमको, डॉक्टर को वो निकालना है। अब बेटा जो अंदर की जो कैनाल होती है उसमें वैक्स भरा हुआ है, अब अंदर तो अंधेरा है, तो डॉक्टर क्या चाहेगा कि भाई यहाँ पर लाइट हो जाए, तो तुम बोलोगे डॉक्टर साहब लाइट की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही निकाल दो अंदाजे से। तो बेटा ऐसे ही अंदाजे से तो तुम बहरे भी हो सकते हो, वो जो अंदर मेम्ब्रेन होती है ना वो फट सकती है तुम्हारी, तो अंदाजे से काम नहीं चलता है। डॉक्टर को प्रॉपर यहाँ पर लाइट चाहिए होगी, तब जाकर के वो क्या करेगा, तुम्हारे कान का वैक्स निकाल पाएगा। तो लाइट चाहिए है, लाइट यहाँ पर ज़्यादा चाहिए है, फोकस करवानी है यहाँ पर लाइट को। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, अपने सर पर एक ऐसा गैजेट पहनते हैं, और उसमें यहाँ पर तुमको ये दिख रहा होगा, ये जो है ना कॉनकेव शेप का रिफ्लेक्टर, ये कॉनकेव मिरर लगा होता है, ताकि उनके कमरे में जो लाइट लगी हुई है, सपोज यहाँ पर बल्ब जल रहा है ना, और यहाँ से जो भी लाइट रेज आए पैरेलल होंगी लाइट रेज, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब पैरेलल लाइट रेज आकर के गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाती है, और उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना। तो ये देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगी, और जहां पर ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी बेटा, कन्वर्ज होंगी, जरा सोचो उस पॉइंट पर कितनी कड़क रोशनी होगी। ज़्यादा लाइट चाहिए ना, हम चाहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर को पेशेंट के कान में देखना है, तो हम चाहते हैं कि कान में जो है मैक्सिमम लाइट फोकस हो पाए। तो मैक्सिमम लाइट फोकस ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लाइट जलाएगा अपने कमरे की तो पेशेंट के कान में रोशनी नहीं आएगी, आएगी लेकिन इतनी नहीं आएगी। हमें मैक्सिमम लाइट फोकस करवानी है कान के अंदर या नाक के अंदर या गले के अंदर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को मैक्सिमम लाइट फोकस करवाने के लिए वो उसको ऐसा गैजेट पहनना पड़ेगा जिसमें कि लगा होगा यहाँ पर कॉनकेव मिरर। तो जो भी बल्ब से, ट्यूबलाइट से लाइट रेज आएंगी उसके ऊपर गिरेंगी, रिफ्लेक्शन होगा, और सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज हो जाएंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहाँ लाया करेगा, पेशेंट के कान के अंदर लाया करेगा, है ना। कि मान लो कि लाइट रेज आ रही है और ये पेशेंट का कान है, देखो ये पेशेंट का कान है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रेज सभी की सभी कहाँ गई, पेशेंट के कान के अंदर गई, ईयर के अंदर गई, कैनाल में गई, और कैनाल के किसी एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो गई हैं। तो उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पर सोचो कितनी रोशनी होगी, और इतने रोशनी से डॉक्टर का काम हो जाएगा, वो अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर लेगा। तो लाइट चाहिए होती है बेटा, मैक्सिमम लाइट हम चाहते हैं कि कान में, ठीक है, नाक में और थ्रोट में फोकस हो। तो इसके लिए डॉक्टर को ये इस्तेमाल करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। कभी डेंटिस्ट के पास जाना हुआ हो, भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन कभी अगर जाना हुआ हो तो तुमने ये देखा होगा कि डॉक्टर जो है ना जब भी किसी का दांत चेक करते हैं तो एक छोटू सा ये ऐसा मिरर इस्तेमाल करते हैं। देखा, ये देखो यहाँ पर भी तुमको इमेज दिख रही होगी कि ये आंटी हैं, इनको ब्रेसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके ब्रेसेस चेक करने के लिए और दांत के पीछे की तरफ और गम्स में क्या चल रहा है ये सब देखने के लिए ये छोटा सा मिरर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दिख रहा है ये बेटा पता है कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर ही है जिसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। आप बोलोगे कि मैम एक मिनट, कॉनकेव मिरर तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है,
मतलब कि ब्रेसेस लगे होंगे ऊपर और डॉक्टर को लगेगा कि ब्रेसेस लगेंगे नीचे। भाई रियल इन्वर्टेड इमेज ना मैम। नहीं, मैं मानती हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन बेटा एक केस ऐसा होता है जहाँ पर कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो होता है तब जब अपन कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं पोल एंड फोकस के बीच में। तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। डॉक्टर या डेंटिस्ट दांतों में कैविटी ढूंढना चाह रहा है, रूट कैनाल करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि अंदर क्या है, तो इसके लिए वो क्या चाहेगा कि दांत की उसको एक एनलार्ज्ड इमेज दिखे। बेटा दांत अपने कितने छोटे छोटे से होते हैं, अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कैविटी है, क्या रूट कैनाल करना है, ये सब देखने के लिए भाई एक तुमको, मतलब तुमको नहीं, डॉक्टर को, डेंटिस्ट को एक एनलार्ज्ड इमेज तो चाहिए होगी ना उसकी, कि अगर इमेज बड़ी होगी तो वो देख पाएगा कि हाँ यार यहाँ पर करना है, यहाँ पर नहीं करना, ये सही है, ये गलत है, ये उसको बेहतर तरीके से दिखेगा ना। तो एनलार्ज्ड इमेज के लिए, दांतों की एनलार्ज्ड इमेज के लिए डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं ये कॉनकेव मिरर का। ये देखो ना, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, ये आंटी के दांत जो हैं वो छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं, लेकिन जिस कॉनकेव मिरर से डॉक्टर देख रहे हैं उस कॉनकेव मिरर में आंटी के दांत थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। दांतों की एक एनलार्ज्ड इमेज दिख रही है, प्लस वो वर्चुअल और इरेक्ट भी है। वर्चुअल और इरेक्ट होनी चाहिए ना, वरना उल्टे दांत की इमेज का क्या मतलब है बेटा। एट द सेम टाइम लार्ज एनलार्ज्ड इमेज भी चाहिए ताकि बेहतर ऑब्जर्वेशन हो, डायग्नोसिस हो, है ना। तो डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का। ये हो गया, आगे बढ़े। A concave mirror is also used as shaving mirror, makeup mirror, as it can form erect and magnified image of the face. अब लड़कियों को करना होता है मेकअप। अब मेकअप आप बोल सकते हो कि प्रिसाइज हो, प्रॉपर लाइनर लगे, प्रॉपर काजल लगे, तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे मुंह की जो इमेज है आईने पर वो थोड़ी सी बड़ी बने। इमेज बड़ी या एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड होने का बेटा सिग्निफिकेंस या बेनिफिट यही होता है कि हमें इमेज एकदम क्लोजअप देखने को हमें मिलता है। जैसे कि दांत है, अब अगर तुम ऐसे देखोगे ना तो इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर तुम कॉनकेव मिरर के थ्रू दांत को देखोगे तो तुम्हें उसका एक मैग्नीफाइड व्यू मिलेगा। तुम्हें दिखेगा कि हाँ यार दांत में, मतलब तुम्हें जूम्ड इमेज देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। जैसे कि अगर फ़ोन अपन चला रहे होते हैं, कोई छोटी सी किसी के प्रोफाइल पिक्चर देखनी होती है ना, तो वो छोटी पिक्चर दिखती नहीं, अपन क्या करते हैं उसको जूम इन करते हैं, करते कि नहीं करते, ताकि ठीक से देखने को मिले कि उसने क्या कपड़े पहने, क्या बाल बनाए हैं, लाइक दैट। तो जूम इन इमेज हमें बेटा कॉनकेव मिरर से ही मिलती है। तो हम चाहते हैं कि मेकअप करते टाइम हमारा मेकअप एकदम प्रॉपर रहे, इसके लिए हम जो मेकअप मिरर का इस्तेमाल करते हैं बेटा वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक केस में वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बना के देता है। आप बोलोगे कि मैम कॉन्वेक्स भी तो देता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, हाँ देता है, लेकिन वो तो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा ना हर हाल में। हमको तो अपने थोपड़े की शक्ल बड़ी चाहिए ताकि मेकअप अच्छे से हो पाए। एनलार्ज इमेज के लिए वी हैव टू कंसल्ट कॉनकेव मिरर ऑलवेज। सिमिलरली बॉयज़ को शेविंग करनी होती है, वो कटे छिले ना, है ना, तो इसके लिए उनको भी अपने फेस की बड़ी इमेज चाहिए है, जिसके लिए उनको कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करना होता है। ओके, आप बोलोगे कि मैम प्लेन मिरर का भी तो कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा सेम साइज़ की इमेज बनाता है, कि जो आपके मुंह का साइज़ होगा ना एग्जैक्टली उसी साइज़ की वो इमेज बना देगा। लेकिन हमको तो जूम इन पिक्चर चाहिए ना, एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, वो प्लेन मिरर की बस की बात नहीं है। The dentists use concave mirror to observe large images of the teeth of the patients. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar cookers and solar furnaces etc. Solar cookers और solar furnaces जो होती हैं बेटा उनमें concave रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। जो देखो जैसे कि तुमने सोलर कुकर लिया है, सोलर कुकर का मतलब पता है ना, जहाँ पर तुम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कुकर में खाना पका सकते हो। अब जैसे कि तुमने ये कुकर लिया, ठीक है, तुमने सोचा कि इसमें हम आलू बॉईल करेंगे, तुमने पानी डाला, तुमने जो है ना इसमें वो आलू भी डाल दिया, और तुमने इसको बस सिंपली जा करके रख दिया धूप में, कि धूप में जो है ना अपने आप ये पानी उबलेगा, सीटी बजेगी, आलू तुम्हारे बॉयल हो जाएंगे। ऐसा होगा क्या बेटा? तुम लगातार अगर 1 हफ्ते तक भी सोलर कुकर को ऐसी धूप में पटकोगे ना, तुम्हारे आलू सड़ जाएंगे लेकिन वो बॉयल नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि ऐसा नहीं कि धूप में तुमने रखा है तो धूप पड़ नहीं रही है, हीट मिल नहीं रही है आलूओं को, मिल तो रही है लेकिन इतनी नहीं मिल रही है बेटा कि पानी बॉयल ही हो जाए, आलू पक ही जाए, इतनी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमें सोलर कुकर में यदि आलू पकाने हैं तो उन तक मैक्सिमम हीट तुमको देनी पड़ेगी। और मैक्सिमम हीट फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे कि ये कॉनकेव क्या है, रिफ्लेक्टर है, ओके। और सन की क्या आ रही है, देखो सन रेज आ रही है बेटा, सन तो क्या है, बहुत दूर है ना, तो वो तो इन्फिनिटी पर है, तो उससे जो निकलने वाली सन रेज होंगी जो यहाँ तक आएंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। और ये देखो पैरेलल सन रेज आकर के रिफ्लेक्टर के ऊपर आकर के गिर रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सभी की सभी सन रेज एक कॉमन पॉइंट पर आकर के देखो कन्वर्ज हो जाएंगी। और जिस पॉइंट पे आकर के बेटा रिफ्लेक्टेड सन रेज कन्वर्ज होंगी, वहाँ पर सोचो कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, कि जितनी भी यहाँ पर सन रेज आ रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आकर के मिल गई, तो उन रिफ्लेक्टेड सनरेज में जो एक पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं उनमें कितनी हीट होगी, और सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी, जनरेट हो जाएगी उस कॉमन पॉइंट पर। और उसी कॉमन पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अपने कुकर को लाके रख देंगे, तो इतनी सारी हीट कुकर के अंदर जाएगी, तो आलू बॉयल होंगे, आलू पक जाएंगे, ख़त्म बात। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा जो तुम्हें समझना होगा, कि जो अपने सोलर कुकर्स होते हैं, जो सोलर अपने ये होते हैं, इनमें हम इसी कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस, क्योंकि हमें बेसिकली मैक्सिमम सन रेस को या सनलाइट को जो है एक पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पर फोकस करवाना है। जिस पॉइंट पर सारी की सारी सन रेस फोकस होंगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसी हीट का हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मली अगर रख दोगे ऊपर अपनी छत पर कुकर को तो हीट नहीं आएगी, सनरेज की आएगी, लेकिन ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा हीट फोकस करवानी है, तो इसके लिए कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपके घरों में भी जो वो जो टीवी के लिए जो सेटअप बॉक्स वगैरह लगे होते हैं, जो ऊपर एंटीना लगा होता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा ये कॉनकेव शेप की ऐसे एक डिस्क लगी होती है, और यहाँ पर जो है एक रिसीवर लगा होता है, ऐसा डंडा टाइप का लगा होता है, जो आपके नीचे जाकर के टीवी से जुड़ा होता है, सेटअप बॉक्स से जुड़ा होता है, देखा होगा आपने। तो ये कॉनकेव शेप की बेटा ये डिस्क, और उसके सामने ये रिसीवर लगाने का क्या मकसद होता है, ताकि जो भी आप बोल सकते हो कि रेज आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, वो इसके ऊपर आकर के गिरे, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर के ऊपर आकर के गिरे, और ये क्या करे, सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं, है ना भाई, ऊपर से क्या आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, सिग्नल्स आ रहे हैं, तो सारे के सारे सिग्नल्स इस रिफ्लेक्टर के ऊपर आकर के गिरते हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सारे के सारे फोकस पे आकर के सिग्नल्स कन्वर्ज हो जाते हैं, और उसी फोकस पर हम क्या करते हैं, अपने रिसीवर को रख देते हैं। मतलब कि इतने सारे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, इतनी सारी जो रेज आ रही हैं, वो इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर के ऊपर आकर के गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे के सारे सिग्नल, सारे के सारे जो वेव्स हैं वो फोकस पे कन्वर्ज हुए, और फोकस पर ही रिसीवर को रख देने से रिसीवर के पास सारे वेव, सारे सिग्नल्स आ जाते हैं, और इसीलिए आपको अपनी टीवी में A to Z सारे चैनल्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रीट लैम्प में आप बोलोगे कि मैम टॉर्च में, हेडलाइट में और सर्च लाइट में तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये स्ट्रीट लैम्प में कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसका रीज़न है बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमने अभी अभी देखा, उसके सामने आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं बेटा, वो हमेशा डाइवर्जिंग निकलती हैं, है ना। तो मान लो कि अपने पास एक क्या है, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर है, और इसके सामने हमने कोई बल्ब रख दिया है, बल्ब रख दिया, लाइट रेज आएंगी, इसके ऊपर गिरेंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब ये जो डाइवर्जिंग लाइट रेज निकल रही हैं बेटा, ये जो डाइवर्जिंग लाइट रेज निकल रही हैं, ये सोचो कितने सारे एरिया में जाकर के गिरेंगी, और कितने सारे एरिया में रोशनी फैल जाएगी। तो स्ट्रीट लैम्प का सिग्निफिकेंस, उसका पर्पस यही तो होता है ना, हम यही चाहते हैं कि जब हम सड़क के किनारे कोई स्ट्रीट लैम्प लगाए, तो वो स्ट्रीट लैम्प सड़क के, रोड के मैक्सिमम एरिया में लाइट फेंके, क्योंकि कभी कभी हमें ज़्यादा लाइट भी चाहिए होती है, हमेशा कम लाइट से काम नहीं चलेगा कि टॉर्च लाइट, सर्च लाइट या हेड लाइट, हमें कभी कभी ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत होती है, कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो सड़क किनारे मैक्सिमम एरिया पर लाइट फेंके, तो इसलिए हम वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रीट लैम्प लगवाते हैं। और स्ट्रीट लैम्प में कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर का ही काम होता है, कि उसके सामने जो है बल्ब रख देंगे,
लाइट रेज आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, वो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज देखो ना कितने सारे सड़क के एरिया में लाइट फैलाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं ये देखो कितने ज़्यादा एरिया में लाइट फैला रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का? गाड़ियों में जो अपने साइड व्यू मिरर होते हैं, जो रेयर व्यू मिरर होते हैं बेटा, उनमें जो है कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल होता है। आप बोलोगे कि मैम क्यों? कॉन्वेक्स मिरर तो एक नंबर का देवदास है ना, डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इस देवदास का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं गाड़ियों में? क्योंकि बेटा माना कि वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, एट द सेम टाइम वो वर्चुअल और इरेक्ट भी तो बनाता है। आपके गाड़ी के पीछे एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी चल रही है, कितने दूर है, कितने नज़दीक है, इसको देखने के लिए आपको उस पीछे वाली गाड़ी की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखनी पड़ेगी ना। अब अगर तुम यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा दोगे बेटा, तो ट्रक चल रहा होगा ऐसे और तुमको दिखाई देगा उल्टा, क्या मतलब है? आप बोलोगे कि मैम एक मिनट, कॉनकेव मिरर एक केस में जो है ना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट रखा हो पोल और फोकस के बीच में। तो बेटा अगर तुमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगाया और तुमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब गाड़ी इस कॉनकेव मिरर के मतलब जब पीछे वाली गाड़ी तुम्हारे कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में आएगी, तो उसकी इमेज तुम्हें यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट दिखेगी, है ना बेटा? तुम उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के इंतजार में ना अपनी गाड़ी को ही ठुकवा लोगे। अगर तुम्हारा ये कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में जब तक कोई दूसरी गाड़ी आएगी बेटा, तब तक तो तुम्हारी गाड़ी को वो ठोक चुकी रहेगी ना। फिर क्या करोगे उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को देख करके? दूर से ही वो गाड़ी की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तुमको दिखनी चाहिए, ये नहीं कि पास आकर के दिख रही। तो बेटा पास आकर के तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल करना नॉट अ गुड आइडिया। तो आप बोलोगे कि मैम प्लेन मिरर इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी दिक्कत है, क्या? कि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज़ की इमेज बनाता है, कि जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसके सामने उसकी वो उतनी की उतनी इमेज बना देगा। कि मान लो कि तुमने यहाँ पर लगाया है प्लेन मिरर, अब तुम्हारी गाड़ी के पीछे क्या है? ट्रक है। ट्रक की जो हेडलाइट वाला पोर्शन है बेटा, वो आ रहा है तुम्हारे प्लेन मिरर के सामने। तो ये प्लेन मिरर क्या करेगा? उस हेडलाइट की इमेज जो है तुमको बना करके दिखा देगा। अब तुम देख रहे हो, सोच रहे हो कि यार ये जो हेडलाइट की इमेज बन रही है, ये कौन सी गाड़ी की हेडलाइट हो सकती है? ये ट्रक की होगी, बाइक की होगी, कार की होगी, किसकी होगी मैम? समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा ये बूझो तो जाने, तो अपन नहीं खेलेंगे ना सड़क पर कि सोच रहे हैं कि कौन से गाड़ी की हेडलाइट हो सकती है, इसको साइड देनी है कि नहीं देनी है, वो नहीं है पॉसिबल। तो प्लेन और कॉनकेव दोनों ही मिरर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बना के देगा। तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी है वो तुम्हारी गाड़ी कितने ही दूर क्यों ना हो, कितने भी पास क्यों ना हो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बना करके देगा। सिर्फ क्या यही रीज़न है कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करने का गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में? नहीं, एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ जाता है इसके ऊपर, कि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ना वो आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बेटा एक की पॉइंट है, की वर्ड है, जो तुम्हें अपने आंसर में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि पहले तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उसके अलावा दे प्रोवाइड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ पर कहीं, हाँ ये देखो, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू वो देते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि देखो तुम सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, अब तुमको पता करना है कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुमको ये बताऊं कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी वो, या फिर मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो थोड़ी बहुत सड़क है उस पूरी सड़क का तुमको मैं आइडिया दूं कि इस साइड ट्रक है, उस साइड साइकिल है, उस साइड एक और कार है। तो तुमको कौन सा वाला ऑप्शन पसंद आएगा? एग्जैक्ट जो गाड़ी पीछे है वो वाला ऑप्शन, या गाड़ी के पीछे जो थोड़ी बहुत सड़क है उस पूरी सड़क पे एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है वो वाला ऑप्शन? तो तुम बोलोगे कि मैम अगर गाड़ी के पीछे एग्जैक्टली मतलब गाड़ी के पीछे जो सड़क है उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर वो सारी गाड़ियों के बारे में हमें पता चल जाए
तो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जैक्टली वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का मतलब वही है कि तुम्हें व्यू तो मिलेगा लेकिन ज़्यादा, मतलब ये समझो ना, ज़्यादा फील्ड वाला, ज़्यादा रीजन वाला। जैसे कि यहाँ पर तुम देख भी सकते हो, ये देखो कि यहाँ पर मैं इस गाड़ी में बैठ करके रियर व्यू मिरर से पीछे वाली सड़क देख रही हूँ, जिसमें कि मुझे ये पता चल रहा है कि देखो मेरी गाड़ी के पीछे 4 और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखो साइड व्यू मिरर में मुझे ये दिख रहा है कि मेरे गाड़ी के पीछे जो इतनी चौड़ी रोड है, उस चौड़ी रोड पर एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी इसके थोड़े और पीछे। तो ये दोनों व्यूज़ बेटा अच्छे हैं ना, हमें ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि आइडिया मिल रहा है कि एग्जैक्टली हमारी गाड़ी के पीछे कितना ट्रैफिक है, कितना नहीं, कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं। तो ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के कारण बेटा हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एक रीज़न तो ये हो गया कि वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, प्लस एक चीज़ और कि ये वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वो कहते हैं ना बंद घड़ी भी 2 बार दिन में जो है ना सही टाइम बताती है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहने को देवदास है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, लेकिन इस केस में कॉन्वेक्स मिरर की डिमिनिश्ड इमेज बनाने वाली प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो जाती है कि वो पीछे खड़ी हुई गाड़ियों की छोटी इमेज बना करके हमें ये बता देता है कि एग्जैक्टली हमारी गाड़ी के पीछे इतने सारे रीजन में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अच्छा ये ना डिमिनिश्ड इमेज बनाना है। तो ये सैड होने वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर काम आ गई हमारे कॉन्वेक्स मिरर की। ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, प्लस वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज भी बनाएगा, जिसके कारण हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो हमारे लिए वो चीज़ कन्वीनियंट हो जाती है। एंटी थेफ्ट जो मिरर होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा दुकानों वगैरह पे लगे होते हैं ऐसे कोने में, साइड में। ठीक है, बस आज के लिए बेटा इतना ही। आज अपन ने कॉन्वेक्स मिरर की भी बात पूरी खत्म कर ली है, कॉनकेव तो कर ही ली थी, कॉन्वेक्स की भी हो गई। अब अपन मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में ना हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। और मिरर फॉर्मूला के साथ साथ मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशंस भी बताऊंगी जिसका इस्तेमाल आप करोगे मिरर फॉर्मूला के ही केस में ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद में अपन फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, लेकिन अगले सेशन में इससे पहले कि हम मिलें, एक छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ बेटा कि अब डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का नीट चैनल भी जो है शुरू हो चुका है, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ पढ़ाने वाली हैं, गाइड करने वाली हैं आपकी नीट प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, तो अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो डेफिनेटली आप डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का जो नीट चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहाँ पर आपको बेहतरीन फैकल्टीज़ प्रोवाइड करेंगे, बेहतरीन लेक्चर्स, जिनकी मदद से आप नीट प्रिपरेशंस को सक्सीड कर सकते हो। ओके, चल तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।